एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ रीट साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एज यूजुअल जैसे हम लोग रीट साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बायोलॉजी लगभग कंप्लीट होने वाली है और टॉपिक नंबर 17 है और मेरे हिसाब से ये लास्ट टॉपिक है और सारे टॉपिक्स बायोलॉजी के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और अभी बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पीडीएफ के लिए एक तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इसकी पीडीएफ, और कंबाइंड बायोलॉजी की पीडीएफ के लिए भी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और बायोलॉजी कंप्लीट हो गई है, इसके बाद में हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक नंबर 17 है पादपों और जंतुओं में अनुकूलन। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सोर्स होता है वो हर बार एनसीईआरटी की बुक है और एनसीईआरटी की बुक में ये जो टॉपिक है वो 7th क्लास की और 9th क्लास की बुक में दिया हुआ है, लेकिन वो जो टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से या अगर हम हमारे रीट परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं कई बार जो है वो अपने नोट्स आरबीएससी की बुक से भी बना रही हूँ, तो आरबीएससी की 9th क्लास की बुक में ये टॉपिक बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट आरबीएससी को देखकर ही बनाई गई है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला हम देख लेते हैं अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। क्या होता है अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन? यानी कि पादप और जंतु जो होते हैं उनमें विशेष प्रक्रियाएं होती है जो किसी वातावरण विशेष में जीवित रहने और अपने जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने हेतु जनन करने योग्य बनाते हैं। यानी कि कुछ कुछ पादप ऐसे होते हैं या कुछ कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपने किसी विशेष वातावरण में और अपने जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जनन करने योग्य अपने शरीर को उस तरीके से अनुकूलित कर लेते हैं। इसी चीज को हम लोग एडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। अब देखिए पादप जो होते हैं उनमें आवास और अनुकूलन देखेंगे। पादपों को आवास और उनके अनुकूलन के आधार पर हम लोग 5 भागों में बांटते हैं कि वो किस जगह पे रहते हैं और किस तरीके के एडेप्टेशन उनके अंदर होते हैं। 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है जलोदभिद, दूसरा मरुदभिद, समोदभिद, शीतोदभिद और लवणोदभिद। तो इन पांचों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले पादपों का ये जो है वो 5 भाग पादपों के हैं, इसके बाद में हम लोग जंतुओं को भी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला आता है आप लोगों के जलोदभिद, यानी कि ऐसे पादप। जलोदभिद जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे पादप जो जल में रहते हैं या फिर नमी वाले स्थानों पर रहते हैं, तो उनको हम लोग जलोदभिद बोलते हैं। जैसे कमल हो गया, सिंघाड़ा हो गया, हड्रीला हो गया, वेलिसनेरिया हो गया, रेननकुलस हो गया आदि। अब देखिए ये जो पादप होते हैं इनके अंदर क्या क्या अनुकूलन रहते हैं कि ये पादप जो है वो पानी के अंदर भी अच्छे से रह सकते हैं। तो जलोदभिद पादपों में अनुकूलन क्या होता है, किस तरीके के उनके अंदर जो है वो चीजें होती है, किस तरीके से उनकी बॉडी होती है कि जलीय पादपों में जल का अवशोषण पादपों की सतह द्वारा करते हैं, न कि मूल के द्वारा। यानी कि जो बाकी पादप होते हैं उनके अंदर जड़ होती है जो पानी को अवशोषित करने का काम करती है जी, लेकिन जलीय पादपों में जड़ें नहीं करती है बल्कि उनकी सतह होती है। अब एक नोट पॉइंट देख लेते हैं कि स्वांगीकारी जड़ें क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यानी कि कुछ पादप जैसे कि सिंगाड़ा वगैरह जो जल में रहते हैं उनकी जड़ें क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण भी करती है। प्रकाश संश्लेषण की करती है, हरे रंग की होती है और इस तरीके की जड़ें जो होती है वो स्वांगीकारी जड़ें कहलाती है। यानी स्वांगीकारी जड़ों का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो गया, तो वो जलोदभिद पादपों में होती है और सिंगाड़ा में होती है। ये याद हो गया आप लोगों को। आगे हम लोग देख लेते हैं जलोदभिद पादपों में कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनकी जड़ें संतुलन बनाने का काम करती है। यानी कि जो प्लांट को बैलेंस बनाने का काम कौन करती है, उनकी जड़ें करती है। तो ऐसे पादप हो जाते हैं लेमना पादप। एग्जाम्पल याद रखिए, जलोदभिद पादपों की जड़ें जो होती है उनमें मूल रोम नहीं होते हैं। यानी कि जो जड़ होती है ना उनके छोटे, उनके ऊपर से छोटे 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 बाल होते हैं, लेकिन इस तरीके की जड़ें जो होती है उनकी जो जड़ें होती है उनके अंदर ये छोटे छोटे रोम या बाल नहीं होते हैं। मूल गोप के स्थान पर, यानी मूल गोप भी नहीं होता है, मूल गोप के स्थान पर मूल कोटरिकाएं होती है जो पादप को संतुलन, जैसे संतुलन अभी हम लोगों ने देखा ना कि कुछ पादपों की जड़ें संतुलन देती है जैसे लेमना पादप, तो इनमें भी मूल कोटरिकाएं होती है जो पादप को संतुलन प्रदान करने का काम करती है। अब देखिए जलोदभिद पादपों की जो कोशिकाएं होती है उनकी परासरण सांद्रता बहुत कम होती है। परासरण सांद्रता नहीं के बराबर होती है या होती भी है तो कम होती है। आगे हम लोग देख लेते हैं मरुदभिद, जिसको हम लोग जीरोफाइट के नाम से भी जानते हैं। मरुदभिद यानी जो मरुस्थल यानी कि जल की कमी वाले स्थानों पर रहते हैं, शुष्क आवासों में रहने वाले होते हैं। जैसे जल की कमी वाले शुष्क आवास वाले पादप प्राग मरुस्थलीय कहलाते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, थोर हो गया, नागफनी हो गया आदि।
ये सारे पादप। अब देख लेते हैं इनमें क्या-क्या अनुकूलन होते हैं। मरुद्भिद पादप ऐसे स्थानों पर होते हैं जहाँ जल की कमी होती है। जल अवशोषण के लिए इनकी जड़ें सुविकसित, यानी कि जल की कमी है तो पानी तो मिलेगा नहीं, लेकिन जहाँ पर भी अगर इन लोगों को पानी मिलेगा तो इनकी जड़ें बहुत स्ट्रांग होती है और भूमि में बहुत गहराई तक होती है, ताकि अगर इनको ऊपर से हम लोग पानी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनकी जड़ें जो होती है वो भूमि में इतनी गहराई में रहती है कि अगर भूमि से पानी मिल जाए तो वहां से ये उनको अवशोषित कर लेते हैं। जैसे कुछ पादप होते हो जाते हैं, जैसे ग्वारबाटा आदि का तना होता है वो भी हरा होता है और इनका तना भी प्रकाश संश्लेषण करने में इनको हेल्प करता है। मरुद्भिद पादपों की जड़ों में जल के अवशोषण के लिए मूल रोम, मूल गोप, जड़ की मूल गोप क्या करता है? देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि मरुद्भिद पादपों की जो जड़ें होती है उनमें जल का अवशोषण के लिए मूल रोम होते हैं और मूल गोप भी होते हैं, और मूल रोम और मूल गोप दोनों क्या करते हैं? जड़ की सुरक्षा करने का काम करते हैं। आगे देख लेते हैं, मरुद्भिद पादपों का तना कैसा होता है? काष्ठीय, यानी लकड़ी होती है, स्ट्रॉन्ग लकड़ी होती है, और तने पर बहुकोशिक रोम, यानी जो तना होता है उसके ऊपर जो होते हैं वो बहुकोशिक बहुत सारे जो होते हैं वो रोम, यानी कि छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। और कुछ पादपों के तनों के ऊपर मोम या सिलिका, यानी स्मूथ एक आवरण होता है जिसको आंकड़ा भी बोलते हैं, सफेद कलर का होता है, और आंख के फूल भी जो है वो चढ़ाए जाते हैं भगवान जी को। तो वो जो आंख होता है उसके ऊपर सिलिका का आवरण होता है, सॉफ्ट होती है, उसका जो तना होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है। मरुद्भिद पादपों की कोशिकाओं में परासरण सांद्रता अधिक होती है क्योंकि इन लोगों को पानी की जरूरत रहती है, क्योंकि ऊपर से इन लोगों को इतना पानी नहीं प्राप्त होता है। कुछ पादपों की पत्तियां ही कांटों में रूपांतरित रहती है, जैसे नागफनी, नागफली नहीं है, नागफनी होगा, ये आप लोग देखिएगा, नागफनी। आगे हम लोग देख लेते हैं, मरुद्भिद पादपों के फलों और बीजों के चारों ओर कठोर आवरण होता है। तो 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिए। आगे तीसरा देख लेते हैं हम लोग, शीतोद्भिद, यानी कि शीत आवासों, यानी कि बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाने वाले, शीतीय क्षेत्र या बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को शीतोद्भिद बोलते हैं। जैसे हो गया लाइकेन, मॉस, साल्मेनेला। ये वाले जो एग्जाम्पल है ये तो मैंने जैव विविधता वाला टॉपिक करवाया था, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये शीतोद्भिद होते हैं। शीतोद्भिद पादपों में क्या अनुकूलन होते हैं? ये पादप जो होते हैं वो अल्पकालिक होते हैं, यानी कि जो होती है इनकी जो एज होती है वो बहुत कम होती है, यानी उगते हैं और कुछ समय के पश्चात अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये बर्फ पिघलने पर उगते हैं, यानी कि शीत है, ठंडी होती है तो बर्फ जमी हुई रहती है, ठंडे ठंडे मौसम है तो जैसे ही बर्फ पिघलेगी तो ये पादप हम लोगों को दिखते हैं, जैसे लाइकेन और मॉस हो गया। आगे एक और नोट पॉइंट देख लेते हैं। साल्मोनेला जो होता है वो एक ऐसा पुष्पी पादप होता है जो बर्फ के नीचे दबा हुआ रहता है और पुष्पन के समय ही उत्पन्न उष्मा से, यानी कि जब पुष्पन होता है ना तब इन लोगों को हीट मिलती है। हीट मिलती है तो बर्फ पिघल जाती है और बर्फ पिघलने पर पादप का केवल पुष्प बाहर निकलता है, यानी पूरा प्लांट नहीं दिखेगा, सिर्फ पुष्प ही दिखेगा, फ्लावर ही दिखेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि साल्मोनेला जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल हो जाता है आप लोगों के शीतोद्भिद का। चौथा देख लेते हैं हम लोग, समोद्भिद। समोद्भिद का मतलब होता है जो तापमान, आर्द्रता, जल आदि वाले आवासों पर पाए जाते हैं, समोद्भिद कहलाते हैं। नोट पॉइंट कि इस प्रकार के आवास पादप की वृद्धि व जनन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, यानी कि जहां पर नॉर्मल तरीके का जल हो, ना नॉर्मल तरीके की आर्द्रता हो, टेम्परेचर वगैरह एकदम एग्जैक्ट हो, तो वहां पर जो है वो पादप समुद्भिद कहलाते हैं और वहां पर पादप की वृद्धि और जनन वगैरह जो होता है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। इन पादपों का तना कैसा होता है? वायवीय होता है, शाखित होता है, मोटा होता है और कठोर होता है। पत्तियां भी चौड़ी होती है और पत्तियों के दोनों सतहों पर रंध्र होते हैं। अब देख लेते हैं कि समुद्भिद पादपों का मूल तंत्र जो होता है, यानी जो जड़ें होती है वो एग्जैक्ट एकदम सुविकसित होती है और मूल रोम व मूल गोप सहित होती है, यानी मूल गोप भी होता है उनके ऊपर और मूल रोम भी होता है। ये पूर्णतया विकसित पादप होते हैं, जैसे उद्यान होते हैं, यानी गार्डन वगैरह में होते हैं, और फसली पौधे, यानी फसल वगैरह जो होती है, तो उन फसली पौधे और जो उद्यान वगैरह होते हैं तो उन लोगों को इस तरीके के जो पादप होते हैं उन लोगों को एग्जैक्ट टेम्परेचर चाहिए, एग्जैक्ट तरीके का जो है वो इस तरीके के पादपों को आर्द्रता चाहिए और एग्जैक्ट तरीके का जो है वो जल प्राप्त होना चाहिए। पांचवा देख लेते हैं, लवण मृदोद्भिद, यानी कि लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले, यानी लवणीय व दलदल क्षेत्र में पाए जाते हैं, लवण मृदोद्भिद कहलाते हैं। इसमें एक और नोट पॉइंट कि मैग्रोव वनस्पति होती है जो लवण मृदोद्भिद का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल इन लोगों के याद रखिएगा कि लवणीय मृदा है। लवणीय मृदा में लवण कौन कौन से? एक तो सोडियम क्लोराइड NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और मैग्नीशियम सल्फेट SO4 MgSO4 जैसे लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं। ऐसी मृदा में पाए जाने वाले पादपों को क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वनस्पति, जैसे राइजोफोरा और सालसोला आदि।
आगे देख लेते हैं कि इनके अंदर अनुकूलन किस प्रकार का होता है। इस प्रकार के पादपों की जड़ें जो होती है वो कम गहराई पर होती है, इसीलिए इन पादपों में स्तंभ मूल परिवर्तित हो जाता है और दलदल में प्रवेश करके पादप को जो है वो अतिरिक्त सहारा देता है। जैसे कि जड़ें होती है वो पादप को सहारा प्रदान करने का काम करती है। अब इनमें जड़ें तो इतनी विकसित नहीं होती है, तो इसका जो मूल होता है, स्तंभ मूल होता है, वो ही परिवर्तित हो जाता है और वही दलदल में प्रवेश करता है और इसको सहारा देने का काम करता है। दलदल युक्त भूमि में ऑक्सीजन की कमी होती है। कमी होने के कारण जनन को जो जड़ें होती है उनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है। तब इन पादपों की जड़ें जो होती है उसकी कुछ शाखाएं भूमि से ऊपर निकल आती है और इस ऊपर निकली हुई शाखाओं के शीर्ष पर क्या होते हैं, सूक्ष्म यानी कि छोटे-छोटे रंध्र होते हैं, जिसके द्वारा ये ऑक्सीजन लेते हैं और मूल को ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति हो जाती है। तो इस तरीके की जड़ें जिनको ऑक्सीजन प्राप्त होती है श्वसन के लिए, तो उनको श्वसन मूल या फिर न्यूमेटोफोर कहते हैं। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर किस प्रकार की पादपों में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है लवण मृदोद्भिद में। आगे देख लेते हैं कि इन पादपों में बीजों का अंकुरण फल के भीतर ही हो जाता है। इन पादपों के तने क्लोराइड आयन के कारण गुद्देदार होते हैं, यानी कि सॉफ्ट होते हैं इनके तने। अब हम लोगों ने सारे पादपों का अनुकूलन और आवास देख लिया। अब हम लोग देखेंगे जीव जंतुओं का आवास और उनका अनुकूलन यानी कि जो जीव जंतु होते हैं वो भी अपने रहने और अपने जो होती है वो खान पान के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं। तो आवास के आधार पर यानी रहने के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। जलचर जो जल में रहते हैं, स्थलचर जो स्थल में रहते हैं और नभचर जो आकाश में या नभ में रहते हैं। सबसे पहला आता है जल में। ये जलीय आवास में होते हैं। लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। भाई जल में रह रहे हैं तो श्वसन किसके माध्यम से होगा, गलफड़ों के माध्यम से। बहुत कॉमन कॉमन चीजें हैं। और जल में ये लोग तैरते भी है, तैरने के लिए और अपने पंख होते हैं, इनको पंख होते हैं जो इनको तैरने में भी हेल्प करते हैं और बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में भी हेल्प करते हैं और इनकी हड्डियां भी होती है हल्की। आगे देख लेते हैं कि इनके शरीर पर शल्क होते हैं और श्लेष्मा यानी कि सॉफ्ट होती है, इनकी बॉडी एकदम स्मूथ होती है। अब एक और नोट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि समुद्री आवास में यानी कि जो समुद्र में पाए जाने वाले जंतु होते हैं उनको जंतुओं में लवणों को शरीर से बाहर निकालने के लिए लवण उत्सर्जक ग्रंथियां होती है। भाई इस तरीके के जो जंतु होते हैं वो समुद्र में रह रहे हैं। अब समुद्र में रहेंगे तो समुद्र में तो लवण भी होता है, तो लवण को शरीर से बाहर निकालने के लिए लवण उत्सर्जक ग्रंथियां इनमें पाई जाती है। आगे देख लेते हैं कि एक सेलेमेंडर जो उभयचर है, जो जल में और थल में दोनों में पाया जाता है। तो इनमें श्वसन जो होता है वो फेफड़ों और गलफड़ों दोनों के माध्यम से होता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे मछली हो गया, मेंढक हो गया। ये मछली और मेंढक जो है वो आप लोगों के एग्जाम्पल है जलचर के। आगे देख लेते हैं हम लोग स्थलचर, जो स्थल पे रहते हैं। स्थलचर यानी कि स्थल पर पाए जाने वाले जंतु स्थलचर कहलाते हैं। ये भी अलग अलग प्रकार के हैं। इसके प्रकार है कुछ। पहला प्रकार है इसका मरुस्थलीय, यानी कि जो मरुस्थल का मतलब होता है जहां पर बहुत कम पानी होता है, शुष्क या सूखा आवास। जंतुओं में पैर होते हैं। इस प्रकार के जो जंतु होते हैं ना उनमें पैर मरुस्थल में चलने और दौड़ने के लिए अनुकूलित रहते हैं, ताकि ये इनके जो पैर होते हैं वो एकदम सॉफ्ट होते हैं ताकि मिट्टी में धसे नहीं। जैसे कि ऊंट के पैर कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, गुद्दीदार होते हैं। और इनके शरीर में जल को संरक्षण करने के लिए भी कुछ जंतु जैसे कि जैसे फ्राइनोसोम के शरीर पर शल्क आदि पाए जाते हैं, क्योंकि इनको अगर पानी अवेलेबल ना भी हो तो इनकी बॉडी जो है वो अपने बॉडी में से जो वाटर है उसको ये एब्जॉर्व करके और अपने पानी की पूर्ति कर सकती है। इन जंतुओं में श्वेत ग्रंथियां यानी कि जो पसीना निकलने वाली ग्रंथियां होती है वो या तो नहीं होती है या कम होती है या बहुत कम इनमें से पसीना निकलता है, क्योंकि पानी की तो वैसे बॉडी में कमी रहती है और पसीना निकल जाएगा तो और कमी रह जाएगी। तो ये ऑलरेडी ऐसे एडेप्टेड रहते हैं। इन जंतुओं का मल भी ठोस होता है यानी पानी नहीं निकलता है और मूत्र भी गाढ़ा होता है। ठीक है। और मिट्टी से सुरक्षा के लिए नासा छिद्र होते हैं छोटे छोटे, वो वॉल्व द्वारा, ये नासा छिद्र जो होते हैं वो छोटे वॉल्व द्वारा संरक्षित रहते हैं, जैसे कि ऊंट। आगे देख लेते हैं हम लोग। कुछ जंतुओं की त्वचा पानी प्राप्त करने के लिए आर्द्रता ग्राही होती है, जैसे कि मेलॉक हो गया, जो छोटा सा जीव है जो मरुस्थल में पाया जाता है। और इन जंतुओं में जल संग्राहक अंग होते हैं, जल को संग्रहित करने का काम करते हैं, जो जल भंडार का काम करते हैं। और ये 7 से 8 दिन भी अगर पानी को नहीं पीते तो उनको जल जाता है, जैसे कि हो गया ऊंट। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं दूसरा, शीत आवासीय जंतु, यानी कि स्थल में पहला तो हो गया मरुस्थल और दूसरा हो जाता है शीत। शीत आवासीय यानी कि जो कम टेम्परेचर वाले ठंडे स्थानों पर और शीत आवास में पाए जाते हैं। तापमान कम होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, बर्फीली क्षेत्र होते हैं वाले जो जंतु होते हैं वो शीत आवासीय जंतु कहलाते हैं। इन जंतुओं की त्वचा पर ठंडे से सुरक्षा के लिए घने घने बड़े बड़े बाल भी होते हैं, जैसे कि ध्रुवीय भालू हो गया, ध्रुवीय खरगोश हो गया, ध्रुवीय स्थानों यानी कि ठंडे स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु। आगे तीसरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए दो देख
लिए ना हम लोगों ने। जैसे हम लोगों ने देख लिया, पहला देख लिया जलचर, दूसरा स्थलचर। स्थलचर में एक तो मरुस्थलीय और दूसरा शीतोद्भिद, और तीसरा हम लोग देख रहे हैं अब नभचर। नभचर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे नभचर के बारे में। देखिए, नभचर यानी कि जो आकाश में उड़ते हैं, यानी वायु में उड़ने वाले जंतु नभचर, जैसे पक्षी वगैरह। इन जंतुओं की अस्थियां खोखली, हल्की, और अग्रपाद जो होते हैं वो, यानी पैर नहीं होते, पैर होते भी हैं तो वो पंखों में रूपांतरित रहते हैं, जो इनको उड़ने में हेल्प करते हैं। इनका शरीर पंखों से ढका हुआ रहता है, और शरीर का, यानी जो पंख होते हैं, वो पंख जो होते हैं वो शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो उसको बैलेंस बना के रखते हैं। इन जंतुओं की दृष्टि स्थलीय जंतुओं की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि ताकि अगर ये उड़े तो इनको दूर से नजर आए कि सामने कुछ जो है वो कोई दूसरा पक्षी, या फिर कोई हेलीकॉप्टर वगैरह, या फिर कोई पतंग वगैरह आ रही है, तो वो उन लोगों को जो है वो, इस प्रकार के जंतुओं की दृष्टि अच्छी होती है तो वो उनको हेल्प करती है देखने में, जैसे चिड़िया, कौवा, कबूतर। तो ये तो कॉमन हो गए, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए इसके। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस कर लिया, और इस टॉपिक में मैंने एक भी ड्राइंग डिस्कस नहीं करी है, क्योंकि इसमें जो है वो नॉर्मल चीजें होती है। और जैसे मरुस्थल हो गया, तो मरुस्थल के हम लोगों को पता ही है, तो कोई ज्यादा इसमें, जैसे बर्ड्स हो गए, नभचर, तो आकाश में उड़ने वाले कबूतर वगैरह, तो इनमें कोई ज्यादा ड्राइंग्स नहीं थी, इसलिए इस एक पीडीएफ में मैंने एक भी ड्राइंग को इंक्लूड नहीं किया है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद में अभी जो है वो इसका जो है वो टेस्ट आएगा 20 मार्क्स का, जो जैसे हर बार आता है, तो 20 जो है वो 20 जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। और उसके बाद में लगभग हमारी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई टॉपिक अभी तक बाकी है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं देखूंगी, अगर सिलेबस में होता है तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई और आप लोगों के कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट बॉक्स। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरी पीडीएफ के लिए। इस तरह टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।